लमल। हारून उबैद की रिहाइशगाह पे वो दोपहर सर्द सी तपिश लिए सारे को झुलसा रही थी। सब्ज़ार की तरफ खुलती खिड़की से अंदर झांको तो अपने क्लिनिक में अवतार मखसूस कुर्सी पे बैठी नोटपैड पे कुछ लिख रही थी। खिड़की की तरफ उसकी कुर्सी की पुश्त थी और यहाँ से उसका नीम रुख दिखाई देता था। सुर्ख रुमाल में बंधे बाल, झुकी आंखें, जर्द रंगत, सूखे होंठ। वो उदासी से सर झुकाए लिखती जा रही थी जब दरवाज़ा खुला। मैं आज मज़ीद क्लाइंट्स नहीं, उकताकर बोलते उसने नज़रें उठाईं तो रुक गई। यहाँ से दिखाई देते आते चेहरे पे वाज़ह हैरानी उभरी। बाबा खैरियत? सामने चौखट में हारून खड़े थे, कल्फ लगे शलवार सूट में मलबूस। वो मुतमईन नज़रें उस पर जमाए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे आए। तुम ठीक हो आबी? आबी ने कुर्सी पे पीछे को टेक लगाई तो अब उसका चेहरा ज़्यादा वाज़ह हुआ। उस पर उदास मुस्कुराहट रेंग गई थी। जी, आपने वादा किया था ना, इसलिए आप ठीक हों। ओके, तुम्हें एक काम करना है अब। वो सामने कुर्सी पे विराजमान होते सादगी से बोले थे। अवतार के अब्रू इकट्ठे हुए। जी क्या? हाशिम ने नौशरवान की ज़मानत करवा ली है। अब वो ट्रायल को लटकाएगा, तारीख पे तारीख लेता जाएगा। यूँ फैसला नहीं आएगा। तुमने सिर्फ उसको कन्विंस करना है कि वो इस केस को जल्द अंजाम तक पहुँचाने पे रजामंद हो जाए। मगर बाबा, उसने मुझे प्रपोज़ किया था। मैं उस दिन से उसकी कॉल्स नहीं उठा रही, उसको इग्नोर कर रही हूँ ताकि वो मुझ पे दबाव न डाले। अब मैं कैसे उसके पास जाकर? ये मेरा मसला नहीं है। तुम उसको कुछ भी कहो मगर उसको राज़ी करो। तुम चाहो तो कह देना कि इस प्रपोज़ल पे तुम सिर्फ तब गौर करोगी जब वो और उसका ख़ानदान तमाम इल्ज़ामात से बरी हो जाएगा। बाबा, उसने बेयकीनी से उन्हें देखा। मैं इस प्रपोज़ल पे गौर नहीं करूँगी, फिर मैं उसे झूठी उम्मीद क्यों दिलवाऊँ? बाद में जो होगा मैं संभाल लूँगा। अभी के लिए तुम्हें उसको राज़ी करना है। वो ज़ोर देकर बोले। अवतार के लब भींच गए। वो कितनी ही देर सतमाती नज़रों से उन्हें देखेगी और मैं समझती थी कि बिलाखिर आप मेरा ख्याल करने लग गए हैं। मगर वो सब, वो वादा, वो फारिस के मतलब यही हर बात, वो सब आप अपने मफाद में कर रहे थे। आप मुझे इस्तेमाल कर रहे थे और फारिस को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप सिर्फ उसे मेरा बॉडीगार्ड बनाना चाहते हैं, है ना अवतार? वो कमीज झाड़ते उठ खड़े हुए। चेहरे पे संजीदगी थी। हाशिम से तुम्हारी जान सिर्फ तब छूटेगी जब वो अपने ख़ानदान समेत निस्तो नाबूद होगा। उसके लिए तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहूँगा। अब फैसला तुम्हारा है। आपको अंदाज़ा है कि हाशिम के साथ इतना ख़तरनाक खेल शुरू करके आप मुझे कितने बड़े ख़तरे में डाल रहे हैं। उसकी आंखें भीग गई थीं। अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इंसान को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तुम्हें भी देनी होगी, जैसे जुमर साहिबा देंगी। आखिरी अल्फाज ज़ेरे लब कहे थे और फिर वो मुड़े और लंबे लंबे डग भरते बाहर निकल गए। अवतार की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। वो एक पोश इलाके की खूबसूरत साफ़ सुथरी कॉलोनी थी। कितार दर कितार बने ऊंचे बंगले जदीद तरीन आरइश का नमूना पेश करते नजर आते थे। रात तारीख हो चुकी थी। आसमान पे तारे जगमगा रहे थे। ऐसे में एक लंबी सी लश चमकती BMW एक खुले गेट में दाखिल हो रही थी। फौरज में आकर वो रुकी। ड्राइविंग डोर खुला और सफारी सूट में मलबूस मंजूर जिलानी बाहर आता दिखाई दिया। हाथ के इशारे से उसने वहाँ खड़े गार्ड्स को वापस जाने को कहा और तेज़ तेज़ चलता लॉन की चेयर्स की तरफ आया जहाँ कोई उसका इंतज़ार कर रहा था। मैं माजरत चाहता हूँ काजी साहब, मुझे देर हो गई और आपको इंतज़ार की ज़हमत से गुजरना पड़ा। खुश हल्की से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो वहाँ खड़े फारिस ने मुस्कुराकर गर्म जोशी से हाथ थामा। जिलानी ने एक नज़र मेज़ पे रखे 2 ब्रीफ केसेस को देखा और फिर कुर्सी खींचकर बैठा। फेरस भी अपनी कुर्सी पे वापस बैठा। वो सर्दी में कमी के बायस जीन्स के ऊपर स्याह टी-शर्ट पहने हुए था। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी और सुनहरी गहरी आंखें जिलानी पे जमी थी। मैं माजरत करना चाहता था। मेरा भांजा बहुत जल्दबाज और जज्बाती है। इन मामलात के रमूज नहीं समझता। कान कीलों मसलते हुए उसने माजरत ख्वाहाना अंदाज में बात शुरू की। मंजूर जिलानी ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ जलाया। हम सब इस उम्र में ऐसे थे, मगर जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो तरजीहात और काम करने के तरीके बदल जाते हैं। खैर, आप मतलूबा रकम ले आए? मैं ले आया हूँ, मगर चाहता हूँ कि आप सादी यूसुफ को ये बात ना बताएं। उसको यूँ कॉल करें गोया हम यहाँ मिले ही नहीं थे और उससे मदद करके थोड़ा बहलाकर उसे इंटरव्यू के लिए बुला लें। उसको एतमाद दें कि ये इंटरव्यू सिर्फ
اس کی سچائی کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کی فکر آپ نہ کریں۔ کوئی چائے پانی دیا یا نہیں آپ کو؟ وہ فون نکالتے ہوئے بولا تو فارس نے اسی طرح ٹیک لگائے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر منع کیا۔ آپ ان کو گن لیں اور انٹرویو ٹائم کنفرم کر دیں تو میں گھر جاتا ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، کوئی کمی بیشی ہوئی تو میرا پی اے صبح آپ کو فون کر کے بریف کیس کھولتے ہوئے اینکر کہہ رہا تھا، اور پھر یکا اس کے الفاظ لبوں میں ٹوٹ گئے۔ ہاتھ ٹھہر کے اس نے ڈھکن پورا کھولا اور پھر چونک کر فارس کو دیکھا۔ وہ اسی طرح ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اور پیسے کہاں ہیں؟ اینکر نے ڈھکن میز تک الٹ دیا تو بریف کیس کا اندرونی حصہ روشنی میں واضح ہوا۔ اس میں کئی درجن سیڈیز رکھی تھیں جو سفید پلاسٹک کے کور میں مقید تھیں۔ پیسے تو خیر میرا باپ بھی نہیں دے گا، اور گارڈ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سعدی یوسف نہیں ہوں۔ وہ 2 دفعہ قتل کے جرم میں جیل جا چکا ہوں۔ بغیر آواز نکالے بندہ مارنا مشکل نہیں ہے میرے لیے۔ نہیں، تمہیں نہیں مارنا میں نے، ورنہ پھر سعدی کا انٹرویو کون کرے گا؟ اینکر نے بریف کیس ہاتھ مار کر نیچے گرایا اور غصے سے اس کو دیکھا۔ یہ دھمکیاں مجھ جیسے آدمی کو نہیں ڈراتی۔ اگر میرا مزید وقت ضائع نہیں کرنا تو تم جا سکتے ہو۔ اور ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نتنے پھلائے وہ غصے سے فارس کو دیکھ رہا تھا۔ جیلانی صاحب۔ فارس بھی پورے قد سے اٹھا اور جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کو بہت سکون سے دیکھا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ایسے نہ کرتا، ذرا تحمل سے ٹھہر کر پوچھتا ضرور کہ ان سیڈیز میں کیا ہے، اور جانتے ہو ان میں کیا ہے؟ کہنے کے ساتھ اس نے جیب سے ایک پین نکال کر میز پہ رکھا۔ سعدی کا کیمرہ پین۔ مجھے معلوم تھا تم سعدی کو پیسے مانگنے بلا رہے ہو، تو میں نے سوچا ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، سو تمہاری اور سعدی کی گفتگو کی ویڈیو HD کوالٹی میں محفوظ کر لی میں نے۔ صرف یہی نہیں، تمہارے آفس میں جو تمہاری وال فوٹو لگی ہے، وہی جس میں امریکہ میں تم کوئی ایوارڈ لیتے دکھائی دے رہے ہو، اس کے اوپر ننھا وال اسٹیکر چپکا ہے جو تمہارے آفس کی لائیو فیڈ مجھے دیتا ہے۔ اس بریف کیس میں بہت سے لوگوں کے ساتھ تم گفتگو کرتے دکھائی دے رہے ہو، کسی کے ساتھ فون پہ، کسی کے ساتھ آمنے سامنے۔ تمہاری کلین سویپ ٹیم جو ہر جمعرات کو تمہارا آفس ڈیبگ کرتی ہے، ان کے آلات بہت پرانے ہیں اور میرے وال سٹیکرز کو نہیں پکڑ سکتے۔ منظور جیلانی کے چہرے کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ پہلے وہ چونکا تھا، پھر متحیر ہوا، پھر بے یقین، اور آخر میں اس کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی۔ یہ مختلف قابل ذکر واقعات کی سیڈیز ہیں جن میں تم صاف دکھائی دیتے ہو۔ اب میرے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا، میں تمہیں یہ سب دے دوں اور تم سعدی یوسف کے اوپر ہفتے کے 5 دن 5 شوز کرو۔ نتیجہ، سعدی کی کہانی پورا ملک سن لے گا۔ اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اس کی آنکھوں پہ اپنی آنکھیں جمائے چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں تمہارے خلاف چینلز کو یہ ٹیپس دے دوں۔ سب سے زیادہ اہم ٹیپ سعدی یوسف کی ہے۔ اس ملاقات میں سعدی نے اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کی مختصر تفصیل بتائی تھی تمہیں۔ دوسری اہم ٹیپ امریکہ میں قید پاکستانی نیورو سرجن لڑکی کی بہن کی ہے جس سے تم فون پہ 50 لاکھ مانگ رہے ہو، ورنہ اس کی بہن کی رہائی کے لیے شو نہیں کرو گے۔ جب یہ ویڈیوز بار بار میڈیا پہ چلائی جائیں گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سعدی یوسف کی کہانی پوری دنیا جان لے گی۔ بنا پیسوں کے گھنٹوں کا ایئر ٹائم ملے گا اس کو۔ چاہوں تو میں یہ کر لوں، مگر تمہارے گھر والوں نے چائے پلائی ہے مجھے، اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا تمہارے دل کو توڑوں۔ اس لیے وہ ایک دم آگے بڑھا اور جیلانی کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور بدلے ہوئے لہجے میں غرایا۔ تم کل صبح سعدی کو فون کرو گے، اس کو عزت سے بلاؤ گے، اس سے معافی مانگو گے اور اس کا شو اتنا اچھے سے کرو گے کہ تمہارے ٹویٹر کے 30 لاکھ فالورز کو اس کا نام اور اس کی کہانی ازبر ہو جائے، ورنہ میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا، کیونکہ تم جیسے لوگوں کے لیے جج، جیوری اور جلاد میں ہی ہوں۔ جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا۔ وہ بالکل ہکا بکا اور شل سا تھا۔ فارس نے کیمرہ پین اٹھایا اور جانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ 2 قدم اٹھائے، پھر مڑا اور پوری قوت سے اس کے جبڑے پہ مکہ رسید کیا۔ جیلانی لڑکھڑا کر پیچھے کو گرنے لگا، مگر کرسی کو تھام لیا۔ اس کا ہاتھ اپنے منہ پہ تھا جس سے خون بل بل بہنے لگا تھا۔ دل میں لاتا ہوا چہرہ اٹھا کر اس نے دبے دبے غصے سے فارس کو دیکھا، مگر بولا کچھ نہیں۔
फारिस अपनी मुट्ठी को चेहरे के करीब लेकर गया, उसमें फूंका और फिर कॉलर झटकते जाने के लिए मुड़ गया। एंकर अपना जख्मी चेहरा लिए दोहरा हुए खड़ा उस खुले ब्रीफकेस के साथ अकेला रह गया। उस तारीख रात सुमर अपने कमरे में अकेली बैठी थी। स्टडी टेबल पे लैपटॉप खुला रखा था और साथ में स्याह मखमली डिब्बी भी खुली पड़ी थी। वो घुंघरैले बाल जूड़े में लपेटे कोनिया मेज़ पे रखे हथेलियों में चेहरा गिराए यासियत से हीरे की लूम को देख रही थी। चुनाव उसके सामने था मगर फैसला नहीं हो पा रहा था। उसने फिर सर झटका और लैपटॉप स्क्रीन की तरफ मुतवज्जह हुई। ऑनलाइन तर्जुमा खुला रखा था सामने। आज दिल इतना बिखरा बिखरा बेकैफ था कि वो कुछ लिख ही नहीं पा रही थी। फिर उसने तवज्जो और ध्यान को स्क्रीन की जानिब मुतजम्मे करना चाहा। मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से, उसके नाम के साथ जो बहुत मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। भला कौन है जो तुम्हें जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता है और अपनी रहमत से पहले कौन खुशखबरी की हवाएं चलाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? अल्लाह उनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है। भला कौन है जो असर-ए-नौ खलकत को पैदा करता है फिर उसे दोबारा बनाएगा? और कौन है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? कहते अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। कहते अल्लाह के सिवा आसमानों और ज़मीन में कोई भी गैब की बात नहीं जानता और उन्हें उसकी भी खबर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। जुमर ने कीबोर्ड पर रखे अपने जर्द हाथ देखे, फिर झुके चेहरे के साथ टाइप करने लगी। इस दुनिया में हम इंसान बहुत से कामों के लिए बहुत से लोगों के मोहताज होते हैं। नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, कोर्ट में केस चलाने और इंसाफ लेने के लिए। तलखी से सर झटका। हम इंसान आज़ाद नहीं हैं। आज़ादी सिर्फ एक मिथ है। ना मर्द आज़ाद हैं ना औरतें। सब मजबूरियों से बंधे दूसरों पे इन्हिसार करते हैं। मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमें अंधे अंधेरों में जब समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें, क्या फ़ैसला लें, कौन सा रास्ता अपना लें, तब हमें रास्ता दिखाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला होता है। और कौन होता है? कोई भी नहीं। ये जो लोग खौफनाक आवाज़ें और बातें हमें डराती हैं ना, हमें मुस्तकबिल का खौफ दिलाती हैं, आंधी तूफान जैसी आवाज़ें, और हम कान लपेट लेते हैं। ये रहमत की बारिश से पहले की हवाएं होती हैं। ये भी अल्लाह भेजता है। अच्छे दिनों के आगाज़ से पहले शदीद बुरी बातें सुननी पड़ती हैं। बस हमारे ज़ब्त का इम्तहान होता है। लोग नहीं ले रहे, ये इम्तहान भी अल्लाह ले रहा है। मगर क्या हमें उस पर इतना भरोसा है कि सिर्फ उसी पे इन्हिसार कर सकें? और अगर हम नहीं करते सिर्फ उसी पे तवक्कुल, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला लोगों के मुवाज़नों और मुकाबलों से बहुत ऊपर, बहुत बुलंद है और वो फिर भी इंसानों को पैदा करता रहेगा। उनको मारने के बाद दोबारा भी उठाएगा, उनको रोज़ी भी देगा। हमारी किस्मतों में क्या लिखा है? हमारी शादियाँ कब तक चलेंगी? बच्चे कैसे होंगे? बड़े होकर क्या होगा उनका? हमें मौत किस ज़मीन पे आएगी? ये सब हमें नहीं पता, उसे पता है। फिर भी हम लोग इतने कमज़ोर हैं कि सिर्फ उस पर भरोसा नहीं करते। इंसानों को सहारा बनाते हैं। इंसानों को सबब बनाना चाहिए, मदद लेनी चाहिए, मगर सहारा नहीं बनाना चाहिए। उनके दिए गए चुनाव के ऑप्शंस के आगे हाथ बांधकर मजबूर नहीं हो जाना चाहिए। एक आंसू आँख से टूटा और गाल पे लुढ़कता गया। वो झुके चेहरे के साथ टाइप करती जा रही थी। मगर हम ये करते हैं अल्लाह ताला, अभी ईमान इतना मजबूत नहीं हुआ हमारा कि सर पे कफन बांध कर निकलें और सिर्फ आपकी मदद का यकीन रखें। कुछ गलत कदम उठाने पड़ते हैं। हम बहुत कमज़ोर हैं। बल्कि आखिरत के मामले में तो उनकी समझ कहीं गुजरी है, बल्कि वो उससे शक में है, बल्कि वो उससे अंधे ही हैं। हम क्यों खुद को इन लोगों का मोहताज कर लेते हैं जिनको आखिरत का कोई खौफ नहीं है? इंसान के दिल से आखिरत का खौफ निकल जाए, कैसे पता चलता है उसका? उसने रुक कर सोचा। आंसू सूख चुका था मगर निशान गाल पे हनूज मौजूद था। पहले इंसान की समझ बूझ ख़त्म होती है, फिर वो अल्लाह की बातें समझने से कासिर हो जाता है। वो दिल पे बोझ और दिमाग के लिए कोफ्त बनने लगती हैं। फिर शक पैदा होता है, दिल का आईना आलूद हो जाता है। और जब इंसान वसवसों का इलाज नहीं करता, उनको झटकता नहीं है और उनके दलल जवाब तलाश नहीं करता कि सिर्फ झुकना काफ़ी नहीं होता, तो वो इस शक का पीछा करने लग जाता है। शक उसे दूर अंधेरों में भटका देता है और वो अंधा होकर भटकता चला जाता है, बहता चला जाता है। और फिर उसने पिछली आयत देखी, गोया उल्टा चक्कर काटा हो। और फिर कौन है जो इंसान को अंधेरों से निकाल सकता है?
रास्ता बता सकता है सिवाय अल्लाह के। ओ अल्लाह, मैं क्या करूं? उसने बाजू बिछाकर उन पे सर रख लिया और आंखें बहुत कुर्ब से बंद कर लीं। सादी या फारिस, बार बार वो नाम जहन में उभरते थे। चुनाव मुश्किल था, नामुमकिन था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो सीधी हुई और संजीदगी से कान के पीछे बाल अड़सती कीबोर्ड पे उंगलियां चलाने लगी। अपना लिखा ग्रुप में पोस्ट किया और दूसरी विंड खोल ली। कनखियों से वो देख सकती थी कि फारिस कमरे में दाखिल हुआ था। आस्तीन के कफ मोड़ था। वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ चला आया। आप खुश हैं? आप हो क्या हीरो का इंटरव्यू? और उसके कंधे पे झुककर उसके कान के करीब कह रहा था। वो इस वक्त बेजार थी, बहुत बेजार। संजीदगी से माथे पे बाल लिए टाइप करती रही। बस कहा।